नमस्कार। आज हम निजी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हमने सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया था कि सार्वजनिक वस्तुओं की परिभाषा क्या होती है और उनकी प्रकृति क्या होती है। आज हम निजी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। निजी वस्तु वह वस्तु होती है जिसके लिए कोई न कोई कीमत तय होती है। हर व्यक्ति जो इसका उपभोग करना चाहता है उसे इसकी कीमत अदा करनी ही पड़ेगी, अन्यथा वह उसके उपभोग से वंचित रह जाएगा। मतलब यह हुआ कि इनके संबंध में अपवर्जन सिद्धांत, जो हमने देखा था कि सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होता, वह अपवर्जन सिद्धांत निजी वस्तुओं के संबंध में लागू होता है। अब क्योंकि इसके लिए हर उपभोक्ता को कीमत देनी पड़ती है, तो इसकी जो कीमत है वो तय करनी होगी और वह कीमत प्रणाली के द्वारा तय की जाती है। कीमत प्रणाली के माध्यम से इसकी कीमत तय होती है। उस कीमत पर जो भी उपभोक्ता इसका उपभोग करना चाहता है वह इसको क्रय करता है और अपनी आवश्यकता संतुष्टि के लिए इसका उपभोग करता है। इसके उपभोग के लिए उसको वह निश्चित कीमत अदा करनी ही होगी। प्रोफेसर रिचर्ड एबल मस्ग्रेव ने इनकी परिभाषा दी है। उनके अनुसार निजी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोग में प्रतिद्वंदी होती हैं। प्रतिद्वंदी का तात्पर्य है कि यदि निजी वस्तु की किसी इकाई का उपभोग ए व्यक्ति ने कर लिया तो बी व्यक्ति उस इकाई के उपभोग से वंचित रह जाएगा। मतलब निजी वस्तुएं वे होती हैं जिनकी इकाइयों का उपभोग एक बार में एक ही व्यक्ति कर सकता है। निजी वस्तुओं की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। वे हैं, सबसे पहली कि निजी वस्तुएं विभाज्य होती हैं। विभाज्य मतलब इनको अलग अलग उपभोक्ताओं को बेचा जा सकता है। इनकी इकाइयों को अलग अलग उपभोक्ताओं को बेचा जा सकता है, इनका क्रय विक्रय किया जा सकता है। दूसरी है, इनके संदर्भ में अपवर्जन सिद्धांत मतलब एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू होता है। अपवर्जन सिद्धांत का मतलब है वह व्यक्ति इसके उपभोग से अपवर्जित होगा, यानी वंचित हो जाएगा, जो इसकी कीमत अदा नहीं कर पाएगा। तो यह सिद्धांत की कीमत पर ही इसको खरीदा जा सकता है, यह निजी वस्तुओं के संबंध में लागू होता है। जो इसकी कीमत को अदा नहीं कर सकते, जो इसका मूल्य नहीं चुका सकते, वे व्यक्ति इसके उपभोग से वंचित रह जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो एक्स वस्तु का उपभोग करता है अपनी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन वह उपभोग तभी कर सकता है जब वह उस वस्तु को उसके बाजार मूल्य पर क्रय कर सके। लेकिन यदि वह उसका भुगतान करने में असमर्थ रहेगा तो फिर उसको उस भोग से वंचित रहना पड़ेगा। तीसरी इसकी विशेषता है, निजी वस्तु का उपभोग प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव होता है। कॉम्पिटिटिव का मतलब वही है प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धात्मक, मतलब एक ही व्यक्ति एक बार में इसका उपभोग कर पाएगा। अगर इसकी किसी इकाई का उपभोग ए व्यक्ति ने कर लिया तो बी व्यक्ति उससे वंचित रह जाएगा। या हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि ए के उपभोग में वृद्धि तभी संभव है जब बी के उपभोग में कमी की जाए। तो इस तरह का जो उपभोग है वह प्रतिद्वंदी कहलाता है। इसको इस उदाहरण द्वारा समझते हैं कि उपभोक्ता सभी विनिमय शर्तों को पूरा करके, मतलब बाजार मूल्य अदा करके संतुष्टि के लिए उस वस्तु को प्राप्त करता है। ये मान लें हम कि ए बी से कोई वस्तु प्राप्त करना चाहता है, तो ए को बी ने जो भी शर्तें उस वस्तु को विक्रय के लिए रखी हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। यदि वो उन शर्तों का मतलब है कि उसकी जो कीमत तय की है वो पूरी करनी पड़ेगी। यदि ए उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगा तो उसे उस उपभोग से वंचित रहना पड़ेगा। अब निजी वस्तुओं का मांग और पूर्ति वक्र
हम इस रेखा चित्र से समझते हैं। इसमें आप देखिए DA और DB, A और B दो व्यक्तियों के, DA और DB दो व्यक्तियों के मांग वक्र हैं, A और B के। ठीक है, इनकी प्रवृत्ति बिल्कुल वैसी है जैसी कि व्यक्तिगत मांग वक्र की होती है। एक्स अक्ष पे हमने निजी वस्तु की मात्रा ली है और वाई अक्ष पर हमने उसकी कीमत को लिया है। ऐसे स्फूर्ति वक्र है। अब इन दोनों का क्षैतिज योग करके हम बाजार मांग वक्र निकाल सकते हैं। क्षैतिज योग मतलब कीमत, हर कीमत पर ए व्यक्ति OP कीमत पर ए व्यक्ति OG मात्रा की मांग करता है। ठीक है, इस P कीमत पर OG मात्रा की मांग A व्यक्ति करता है और इस P कीमत पर ही OH मात्रा की मांग B व्यक्ति करता है। इन दोनों OG प्लस OH को हमने जोड़ के जब मात्रा निकाली तो P कीमत पर दोनों की कुल मात्रा OK आती है। इससे यह जो बिंदु है यह इस कीमत पर बाजार दोनों के संयुक्त मांग वक्र पर एक बिंदु को दिखाएगा। ऐसे ही अलग अलग कीमतों पर हम अलग अलग मांग मात्राएं निकालकर, संयुक्त मांग मात्राएं निकालकर हम इसकी A और B की मांग मात्राओं को निकाल सकते हैं। तो निजी वस्तुओं की मांग, जो मांग वक्र बनता है वो संयुक्त मांग वक्र क्षैतिज योग द्वारा बनता है और सार्वजनिक वस्तुओं का जो संयुक्त मांग वक्र बनेगा वो इस तरह लंबवत योग द्वारा बनेगा, इस तरह का। तो ये हमने निजी वस्तुओं के मांग वक्र देखे और पूर्ति वक्र देखा। निजी वस्तुओं के संबंध में जो उपभोक्ता है वह एक उपभोक्ता कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। वो उस कीमत को दिया हुआ मानकर चलता है और उस कीमत पर अपनी क्षमता के अनुसार या अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी मांग को प्रस्तुत करता है और इतनी मात्रा वो क्रय करेगा कि उसके प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो कीमत के बराबर हो जाए। इस सिद्धांत को हम जब तटस्थ वक्र पढ़ेंगे तब आगे ये आपको क्लियर हो जाएगा कि उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है, वह कितनी मात्रा किसी वस्तु की क्रय करता है। ये रेखा चित्र हमने अभी पढ़ लिया है। अब सार्वजनिक और निजी वस्तुओं में कुछ अंतर होते हैं। वही अंतर हैं जो इनकी विशेषताएं हैं। जैसे सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग में उपभोक्ताओं में परस्पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती। एक सार्वजनिक वस्तु की एक इकाई को एक बार में कई उपभोक्ता प्रयोग में ला सकते हैं, जबकि निजी वस्तुओं के उपभोग में प्रतिद्वंदिता होती है। दूसरा, सार्वजनिक वस्तुओं में अपवर्जन सिद्धांत लागू नहीं होता। जो इसकी कीमत नहीं चुकाते वो भी इनका उपयोग करते हैं, जैसे सड़कें हैं, पार्क हैं, तो जो टैक्स के रूप में इनकी कीमत नहीं दे रहे वो भी इनका उपयोग कर सकते हैं, जबकि निजी वस्तुओं में अपवर्जन सिद्धांत लागू नहीं होता। तीसरा है, सार्वजनिक वस्तुओं के जो सामाजिक लाभ हैं वो निजी लाभ से अधिक होते हैं, जबकि निजी वस्तुओं के सामाजिक लाभ उनके निजी लाभ के बराबर ही होने चाहिए। चौथा, सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग सामूहिक स्तर पर किया जाता है, जबकि निजी वस्तुओं का उपभोग व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। पांचवी इसकी विशेषता है, सार्वजनिक वस्तुओं का वित्त प्रबंधन बजट प्रणाली के द्वारा किया जाता है, जबकि निजी वस्तुएं व्यक्ति अपने आप ही खरीदते हैं, उनका प्रबंधन जो है बजट वो खुद बनाते हैं। सार्वजनिक वस्तु की एक मात्रा, आगे छठा है, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न कीमतों पर उपयोग की जाती हैं, जबकि निजी वस्तु की एक ही मात्रा की कीमत विभिन्न व्यक्तियों के लिए समान होती हैं। और इसकी अंतिम अंतर है इन दोनों में, सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग से सभी को समान लाभ प्राप्त होता है, जबकि निजी वस्तुओं के उपभोग से सबको समान लाभ प्राप्त नहीं होता।